वेलकम टू एंड क्लासेस। आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ scientist claims to develop a refrigerator which maintain a freezer temperature of -5 डिग्री सेल्सियस, जो मेंटेन करते हैं टेम्परेचर कितना -5 डिग्री सेल्सियस इन अ रूम whose टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस। रूम का टेम्परेचर कितना है 35 डिग्री सेल्सियस है। एंड हैव सीओपी ऑफ 6.5, सीओपी कितनी दी है उन्होंने 6.5। जस्टिफाई वेदर दिस क्लेम इज ट्रू और फॉल्स। जस्टिफाई करना है कि इन्होंने जो सीओपी दी है 6.5 ये सही है या गलत है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या 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 हमें दिया गया है। एक रूम है, ये मान लीजिए आपका रूम है। इस रूम का टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस और इस रूम के अंदर एक स्टोरेज, एक स्पेस बनाया गया है जहाँ पे लोअर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, जिसका जो टेम्परेचर है -15 डिग्री सेल्सियस। मीन्स आपके पास जो लोअर टेम्परेचर दिया गया है वो कितना है -15 डिग्री सेल्सियस और जो हायर टेम्परेचर है यहाँ पे वो 35 डिग्री सेल्सियस है। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। टेम्परेचर को हमेशा हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो TL बराबर -15 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, -15 + 273, तो ये आ जाएगा हमारा 258 केल्विन। ये हमारा डिग्री सेल्सियस में था 35 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। 35 + 273 इक्वल टू आ जाएगा 308 केल्विन। और हमें यहाँ पे सीओपी दे रखी है। सीओपी इन्होंने कितनी निकाली है 6.5। अब हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम सीओपी किसी भी रेफ्रिजरेटर की हो सकती है, कितनी हो सकती है TL/TH- का TL। मैक्सिमम सीओपी इतनी हो सकती है, इससे सीओपी ज्यादा नहीं हो सकती। ये क्या है, सीओपी हमारी मैक्सिमम है, सीओपी मैक्सिमम। तो हमें TL कितना दिया गया है, लोअर टेम्परेचर 258 अपॉन हायर टेम्परेचर कितना है 308 माइनस लोअर टेम्परेचर 258 258। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी सीओपी मैक्सिमम आ जाएगी कितनी 5.16। अब ये जो हमारा सिस्टम दिया गया इसकी सीओपी 5.6 मैक्सिमम हो सकती है, 5.16, इससे ज्यादा सीओपी हो ही नहीं सकती। तो जो साइंटिस्ट ने सीओपी यहाँ पे दे रखा है वो इससे ज्यादा है। तो मीन्स ये साइंटिस्ट ने जो क्लेम किया है कि ये ट्रू है, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है, ये आपका फॉल्स है। यहाँ पे आप लोग लिख देंगे सिंस सीओपी क्लेम्ड बाई scientist is more than maximum COP, maximum possible COP. Hence the claim of the scientist is false। जो साइंटिस्ट ने क्लेम किया है वो क्या है, फॉल्स है। यही आपका
आंसर हो गया। यहाँ पे बताना था कि जो साइंटिस्ट ने क्लेम किया है कि ये सही है या गलत है, तो वो साइंटिस्ट का क्लेम क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ कोल्ड स्टोरेज प्लांट, एक कोल्ड स्टोरेज प्लांट है, इज रिक्वायर्ड टू स्टोर 20 टन ऑफ फिश, जिसके अंदर कितने टन ऑफ फिश स्टोर की जाती है, 20 टन। मींस मास दिया गया है हमारा फिश का। यहाँ पे हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। फिश का मास दिया गया है, मास ऑफ फिश कितना दिया गया है, 20 टन्स। 20 टन, एक टन का मीन्स क्या होता है, 10⁻³ तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ kg। द टेम्परेचर ऑफ अ फिश व्हेन सप्लाइड वाज 27 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर है फिश का वो कितना है, टेम्परेचर ऑफ फिश कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है। स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ फिश रिक्वायर्ड -9 डिग्री सेल्सियस। जो स्टोरेज टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे फिश को स्टोर किया जाता है वो कितना है, स्टोरेज टेम्परेचर है -9 डिग्री सेल्सियस। अभी आप लोग क्वेश्चन में डाटा लिख लीजिए, फिर अभी इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तब आप लोगों को सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ फिश अबव फ्रीजिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट दी गई है अबव फ्रीजिंग पॉइंट। इसे हम लोग स्पेसिफिक हीट को सी से डिनोट करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट की है। अबव के लिए यहाँ पे हमने ए सफिक्स में लिख दिया, मतलब स्पेसिफिक हीट अबव फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या है हमारा, स्पेसिफिक हीट अबव फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। स्पेसिफिक हीट अबव फ्रीजिंग पॉइंट कितनी है, 2.95 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ फिश बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट फिश की ब्लो फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, बी लिख दिया। ब्लो फ्रीजिंग पॉइंट कितनी है, 1.25 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे जो आइस लिखा है ये गलत है आपका, यहाँ पे क्या होगा, फिश होगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फिश कितना है, -3 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फिश मतलब फिश क्या होती है, -3 डिग्री सेल्सियस पे जम जाती है, -3 डिग्री सेल्सियस। द लैटेंट हीट ऑफ फिश इज 230 किलो जूल पर केजी। लैटेंट हीट दी गई है, लैटेंट हीट को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, कितनी दी गई है, 230 किलो जूल पर केजी। इफ द कूलिंग इज अचीव्ड विद इन 10 आवर्स, ये जो कूलिंग है ये हमें 10 आवर्स में मिल जाती है। मीन्स जो हमें -9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना था आई फिश का, वो हमें मिल जाता है 10 आवर्स में। तो हमें क्या फाइंड करनी है, कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट। कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट हमें फाइंड करना है, कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, ये हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग एक दो कॉन्सेप्ट ये देख जान लीजिए।
जैसे हमारे पास ये आइस है, ये मान लीजिए आपकी आइस है, इसका टेम्परेचर है -4 डिग्री सेल्सियस। अब इस आइस को हमने क्या किया, हीट किया, तो ये आइस क्या हो गई, पहले ये जो आइस कन्वर्ट हुई 0 डिग्री सेल्सियस के, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में ही कन्वर्ट हुई, किसमें, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट हुई। मींस यहाँ पे आप लोगों ने कौन सी हीट दी होगी इस आइस को, सेंसिबल हीट दी होगी। कौन सी हीट, सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट क्या होती है, ऐसी हीट जो किसी सब्सटेंस को मिल जाए और उसका क्या हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो उसे हीट को क्या कहते हैं, सेंसिबल हीट कहते हैं। ये हीट आपकी निकलेगी Q बराबर mc/dt, Q बराबर mc/dt से। अब आप लोगों के पास 0 डिग्री सेल्सियस की आइस हो गई। अब फिर हमने इसको हीट दी, इसको हीट क्या दी, फिर दी, फिर ये क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस में इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर वही रहा, लेकिन ये किस में बदल गई, लिक्विड में बदल गई। किस में बदल गई, लिक्विड में बदल गई। मतलब यहाँ पे हमने कौन सी हीट दी होगी, लैटेंट हीट दी होगी। कौन सी, लैटेंट हीट। ये लैटेंट हीट क्या होती है, Q बराबर होता है, यहाँ पे लैटेंट हीट क्या होती है, ml होती है। क्या होती है, Q बराबर ml। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पास था एक कोल्ड स्टोरेज प्लांट था, इज रिक्वायर्ड टू स्टोर 20 टन ऑफ फिश। मान लीजिए ये आपके पास एक कोल्ड स्टोरेज प्लांट है, इसमें क्या आदमी 20 टन ऑफ फिश को क्या करा जाता है, रखा जाता है, 20 टन फिश। द टेम्परेचर द टेम्परेचर ऑफ फिश व्हेन सप्लाइड वाज 27 डिग्री सेल्सियस। जब इस जो टेम्परेचर था फिश का पहले कितना था, 27 डिग्री सेल्सियस था जब इसके अंदर सप्लाई किया गया, ठीक है। और जो हमारा स्टोरेज का टेम्परेचर था -9 डिग्री सेल्सियस था। मींस स्टोरेज क्या करेगा, इसे कूल करेगा, -9 डिग्री सेल्सियस तक लाएगा फिश को। द स्पेसिफिक हीट ऑफ फिश अबव फ्रीजिंग पॉइंट एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ फिश बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, ये दिया गया है। अब क्या होगा, ये पहले जो फिश थी 27 डिग्री सेल्सियस तक, पहले तो 27 डिग्री, फिर ये क्या होगी, फ्रीज होगी, -3 डिग्री सेल्सियस पे इसका क्या होगा, फ्रीजिंग होगा। क्या होगा, फ्रीजिंग। पहले ये क्या कन्वर्ट होगी, -3 डिग्री सेल्सियस पे, फिर ये -3 डिग्री सेल्सियस पे क्या जाएगी, इसका फ्रीजिंग हो गया, फिर ये -9 डिग्री सेल्सियस पे तब कन्वर्ट होगी ना। डायरेक्टली तो -9 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, पहले 27 से फ्रीजिंग होगी उसकी, फिर उसका टेम्परेचर और लो होगा तो -9 डिग्री सेल्सियस तक। बस हमें यही समझना था। अब हम लोग जानते हैं, यहाँ से हम लोग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकाल सकते हैं। क्या चीज, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, कितनी हीट यहाँ से निकली वो हम लोग निकाल सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे पहले क्या होगी, हीट निकलेगी, पहले हीट कौन सी निकलेगी, सेंसिबल हीट निकलेगी यहाँ से। Q बराबर होता है mc/dt, ठीक है। यहाँ पे C कौन सा लेंगे, अबव फ्रीजिंग पॉइंट वाला लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी जमा नहीं है, स्पेसिफिक हीट है ये। C क्या है, स्पेसिफिक हीट अबव फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम लोग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो निकाल रहे हैं वो यूनिट मास के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C/dt आ जाएगा। तो हमारा आ जाएगा स्पेसिफिक हीट अबव फ्रीजिंग पॉइंट, और चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट था हमारा -3 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट हमारा यहाँ पे कितना था, -3 डिग्री सेल्सियस, 27 और -9।
-3 डिग्री सेल्सियस जो हमारी फिश थी वो जम जा रही थी। तो हमारा टेम्परेचर चेंज अभी तो इन्हीं के बीच में है 27। हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर को माइनस कर देंगे। ये हमारा आ गया dt, चेंज इन टेम्परेचर, प्लस अब ये डायरेक्टली तो फिश जम नहीं गई होगी। जैसे हमारा पानी था वो डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ था। पहले क्या हुआ था, 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में कन्वर्ट हुआ था, फिर 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हुआ था। इसी तरह डायरेक्टली फ्रीज तो जम नहीं गई होगी ना। तो यहाँ पे क्या होगी, कौन सी हीट दी गई होगी, लैटेंट हीट। मीन्स यहाँ पे कुछ लैटेंट हीट सप्लाई करी गई होगी, एल। हमने मान लिया एल लैटेंट हीट सप्लाई की गई है कि हम लोग जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, एम एल होता है। अब हम लोग यूनिट मास के लिए निकाल रहे तो एम की वैल्यू 1, लैटेंट हीट एल, प्लस अब -3 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। अब -3 डिग्री सेल्सियस से इसका और टेम्परेचर लो होगा, -9 डिग्री सेल्सियस पे जाना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट क्या होगी, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट से कम, स्पेसिफिक हीट बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -3 माइनस -9, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, आप लोगों की स्पेसिफिक हीट अबव फ्रीजिंग पॉइंट दी गई है 2.95। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 30, प्लस लैटेंट हीट दी गई है 230, स्पेसिफिक हीट बिलो फ्रीजिंग पॉइंट कितनी दी गई है 1.25। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे अपने कैलकुलेटर से तो आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आ जाएगा 326 किलो जूल पर केजी, क्योंकि हमने 1 केजी के लिए निकाला है। हम लोग जानते हैं रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या होती है, मास फ्लो रेट इनटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी होती है मास फ्लो रेट इनटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अब ये मास फ्लो रेट कैसे निकालेंगे, आप लोगों के क्वेश्चन में देखिए मास फ्लो रेट क्या होता है, मास अपॉन टाइम, कितने समय के लिए रखा गया, मास कितना था 20 टन था, मास ऑफ फिश अपॉन कितने समय के लिए रखा गया था 10 आवर्स के लिए। 10 आवर्स के लिए इसे रखा गया था। तो मास फ्लो रेट कितना आ जाएगा 20 इंटू 10⁻³ अपॉन 10। तो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आ जाएगा m डॉट 20 इंटू 10⁻² आ जाएगा यहाँ से, या 10⁻³ आप लोग लिख लीजिए अपॉन 10 इंटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 326। तो हमारा रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आ जाएगी 65200, 3 बार 0 किलो जूल पर आवर। इतनी हमारी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। अगर हम लोग इसे मिनट में भी चेंज करें, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इक्वल टू 65200 अपॉन 60, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं तो किलो जूल पर मिनट आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आ गई। अब हमें जब कभी भी कोई भी रेफ्रिजरेटर खरीदने हम लोग जाते हैं तो उसमें क्या होता है, टन्स में बात होती है, कितने टन का आप लोग चाहिए, कितने टन का रेफ्रिजरेटर चाहिए, 1 टन 2 टन 3 टन। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन जो कैपेसिटी निकली है उसको हम लोग टन्स में निकालेंगे, किसमें, टन्स में। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आप लोग की आई है 65200 किलो जूल पर केजी पर आवर, पर आवर, आवर थी, आप लोगों ने इसे मिनट में चेंज कर लिया था 652 3 बार 0 अपॉन 60 किलो जूल पर मिनट। अब हम लोगों को पता है
कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना होता है? 210 किलो जूल पर मिनट होता है। तो हमें किलो जूल पर मिनट, इसको तो हमें टन में चेंज करना है, तो मींस 1 किलो जूल पर मिनट कितना हो जाएगा? 1/200 टन टीआर लिख सकते हैं इसे। अब हमें तो इसे चेंज करना था ना टीआर में, तो हमारा हो जाएगा 652 3 बार 0/60 किलो जूल पर मिनट को अगर हम लोग टीआर में लिखना चाहें तो आ जाएगा 1/210 इंटू 652 3 बार 0/60। ये हमारा किस में आ जाएगा? टीआर में आ जाएगा। ये तो हमारी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी थी, तो मीन्स आप लोगों का आ जाएगा कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट या रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट। कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट कितनी आ जाएगी? 652 3 बार 0/210 इंटू 60। ये हमारी टीआर में आएगी, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, मीन्स आ जाएगी 51.74 टीआर, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। आप लोगों को रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी निकालनी थी प्लांट की, वो भी टीआर में, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, क्योंकि आप लोग कोई भी रेफ्रिजरेटर लेने जाएंगे उसकी कैपेसिटी टीआर में पूछी जाती है। यहाँ पे हमें किलो जूल पर मिनट में मिल गई थी। हम लोग जानते हैं 1 टीआर बराबर 210 किलो जूल पर मिनट होता है, तो इसी से हम लोग ने क्या किया, इसे टीआर में चेंज कर लिया, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों यदि क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।